हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीसीएस एकेडमी के तले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी की जो अपकमिंग वैकेंसी हैं उनके उसका जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है 14 सब्जेक्ट कोड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशंस में अभी मतलब ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं, तो आपको जॉब सिक्योर करनी है, थोड़ा डीप में नॉलेज चाहिए होगा। और क्वेश्चन वैसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। छोटा सा सिलेबस है, पर वो छोटा ना समझिए, बहुत बड़ा सा सिलेबस है। कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो पहला टॉपिक है मेन, जो उसको बांटा गया है अकाउंट्स, स्टैटिक्स और ऑडिटिंग में। देखिए, अकाउंट्स में आपको चीज़ें जो पढ़नी है वो आपको देखनी है। देखिए, अकाउंट्स में आपको बुक कीपिंग करनी है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो खाते नहीं बनाएंगे, जब तक किताबें नहीं रखेंगे, जो ट्रांजैक्शन है उनको नहीं लिखेंगे, तो अकाउंट का मतलब ही नहीं कोई बैठता है। जब ल्यूकास पेसियोली ने अकाउंटिंग सिस्टम को दिया था, डबल एंट्री सिस्टम आया बाद में, तो वो इस बात को लेकर है कि आप अकाउंट्स मेंटेन करें। बिना अकाउंट मेंटेन किए हुए चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बुक कीपिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और क्या डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो बुक कीपिंग मतलब सारे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि से रखने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है बुक कीपिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम की बात होती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 2 अकाउंटों को इफेक्ट करेगा, 2 जगह पे वो लिखे जाएंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जहाँ से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, लाइक वाउचर के बाद जैसे ही आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर वाउचिंग होती है, वाउचर बनाए जाते हैं, वाउचिंग से जर्नल एंट्री होती है, और ये बेस होता है किसी भी अकाउंटिंग का। बेस जो है वो जर्नल एंट्री है। तो जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जर्नल एंट्री करते टाइम आपको सीखना है कि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक नॉमिनल होता है अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट होता है। किसी व्यक्ति का अकाउंट है तो वो पर्सनल कहा जाएगा, डेली खर्चे वगैरह का अकाउंट है वो नॉमिनल कहा जाएगा, और एसेट्स वगैरह के अकाउंट है वो रियल अकाउंट कहे जाएंगे। जब आपके जर्नल एंट्री हो गई, तो जर्नल एंट्री के बाद जो वहाँ से एंट्रियों से लेजर पोस्टिंग की जाती है। तो दूसरा आपको देखना है लेजर पोस्टिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। उसके बाद फिर हम बनाते हैं लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस पे लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में भी जानकारी आपको रखनी है, वो भी पढ़ना है। यहाँ से ये 3 जो आपको अभी हमने देखे हैं, डबल एंट्री सिस्टम से लेके शुरुआत कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस शीट। आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट, जिसमें पीएल अकाउंट वगैरह बनाए जाते हैं, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रेज होते हैं, वो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या होगा, जर्नल एंट्री बनेगा, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग की जाती है। आफ्टर दैट लेजर पोस्टिंग करने के बाद उसमें जो बैलेंस होता है लेजर्स का, वो ट्रायल बैलेंस पे दिखाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि एक अवधि के अंदर, एक पीरियड के अंदर प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक स्थिति जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट में आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग से चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई जाती हैं, पीएल में जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह होते हैं वो दिखाए जाते हैं, और बैलेंस शीट में तो आप समझते हैं लायबिलिटी और असेट्स दिखाई जाती हैं। ये चीज़ें देखनी है। और उसके बाद फिर पार्टनरशिप का एक टॉपिक आता है। देखिए, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, कौन सा एक्ट चलता है। पार्टनरशिप 1932 एक्ट भारत में चलता है। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ एक समूह होता है, जो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है, और साथ में
एक वैलिड बिजनेस होता है। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके बाद पार्टनरशिप से जुड़े हुए अकाउंट क्या है, एडमिशन, पार्टनरशिप का जो एडमिशन होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिशन के समय कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और साथ में बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर पूछी जाती हैं। और प्रॉफिट गेनिंग रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, रिटायरमेंट कैसे होता है, पार्टनर का डेथ क्या हो जाती है तो क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर, और यदि पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो रहा है तो उस कंडीशन में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में गार्नर बनाम मरे नियम क्या होता है। ये सारी चीज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी में अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स बनते हैं और वो जो अपने कैपिटल वगैरह इशू करते हैं, लाइक शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो उस समय कौन से हमारी जो शेयर हम इशू कर रहे हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर कंपनी के लिए लोन होता है, उस समय क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है। यदि किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दे पाया कॉल्स का, अलॉटमेंट का, तो उस कंडीशन में कैसे उनके शेयर फॉरफिट किए जाते हैं, कौन कौन से वहाँ पे एंट्रियाँ की जाएंगी, इन सारी चीज़ों को जो है आपको कंपनी अकाउंट में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारी नॉन ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक स्कूल्स हो गए और हॉस्पिटल्स हो गए, तो उस कंडीशन में इनकम एंड रिसिप्ट अकाउंट बनाया जाता है, वहाँ पर पीएल अकाउंट नहीं बनाया जाता है, तो वहाँ पर कैसे अकाउंट बनेंगे वो सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद फिर रॉयल्टी, देखिए हम अपनी किताब लिखे, जैसे हमारी एक किताब है तो हमने किसी को कॉपीराइट दिया तो उसके बदले हम लेंगे कि नहीं लेंगे, पैसा तो हम लेंगे ना, तो रॉयल्टी कहलाती है। जो जिस प्रेस एजेंसी ने हमको जो पैसा दिया है वो क्या कहा जाएगा, उसको जो पैसा देगा पेमेंट करेगा उसको रॉयल्टी कहा जाएगा। रॉयल्टी के जो अकाउंट्स बनते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया, राइटर्स अकाउंट हो गए या लीजी अकाउंट हो गया, सारे अकाउंट्स के बारे में जानकारी रखनी है। उसके बाद हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हायर परचेज सिस्टम जो है वहाँ पर आप किस्तों में पैसा देते हैं, आपको कोई एसेट्स आपको खरीदनी है, आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप किस्तों पर पैसा खरीद लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं। तो वहाँ पर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में अंतर क्या है, हायर परचेज में जब तक आप अपनी अंतिम किस्त नहीं चुका देंगे तब तक आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बनते हैं, पर इंस्टॉलमेंट में आप उस संपत्ति के मालिक पहले ही किस्त चुकाने से जैसे ही संपत्तियां आपके पास आएंगी वैसे ही बन जाते हैं, उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। इतना तो एक आपको अकाउंट्स में पढ़ना है। फिर बात होती है स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में सांख्यिकी माध्य की जो बात है, जिसमें मीन जिसको कहते हैं माध्य, मीन के बारे में आपको पढ़ना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ सीरीज, एवरेज ऑफ सीरीज कह सकते हैं। मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है और क्वार्टाइल भी पढ़ना है, परसेंटाइल भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं पर क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी 5 सीरीज दे दी गई, 5 अंक दे दिए गए और उससे क्या आपसे पूछ लिया गया, मीन पूछ लिया गया, मीडियन पूछ लिया गया, कभी सिमेट्रिक मीन कह सकते हैं, अर्थमेटिकल मीन पूछा गया, हार्मोनिक मीन पूछा गया, ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। और उसके बाद कह सकते हैं डिस्पर्जन क्या होता है, अपकीर्ण क्या होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड देखिए, जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक माध्य दे देते हैं आपको, जैसे मीडियन दे दिया, उसने कहा कि इतने ऊपर है इतने नीचे हैं, और एवरेज दे दिया, पर इसमें डेविएशन कितना है, ये डेविएशन जो है आपका अपकिरण निकालता है, जिसको डिस्पर्जन कहते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे डेविएशन जो हैं आपको पढ़ने हैं। उसके बाद ऑडिटिंग क्या है, देखिए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग आपने जो की है
उसके लिए ऑडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपने अकाउंट बनाए बाहरी व्यक्ति ना के, या आपने खुद के, एक इंटरनल एक ऑडिटिंग होती है, एक एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है। आपके खातों में सत्यता क्या है, कितनी वो सत्य है, ये ऑडिटिंग के माध्यम से पता चलता है। तो ऑडिटिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, और कह सकते हैं वेरिफिकेशन किया गया, वैल्यूएशन किया जाता है, वाउचिंग की जाती है, सारी चीज़ें जो की जाती हैं ये आपको इतना अकाउंटिंग में पढ़ना, उसके बाद ऑडिटिंग में पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय क्या है, व्यापार क्या है, और कह सकते हैं उद्योग क्या है, ये सारी चीज़ें। देखिए व्यवसाय बहुत बड़ी, वो समस्त आर्थिक क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की गई वो व्यवसाय कहलाती है। पर आर्थिक क्रियाएं वो कैसी होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, वैधानिक होनी चाहिए, वो व्यवसाय कहलाती है। व्यवसाय से 3 पार्ट टूटे हुए हैं। एक तो हो गया व्यापार। व्यापार क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं सेवाओं को बेचना, वो व्यापार कहलाता है। वस्तुओं आदि को बेचना व्यापार कहलाता है। आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को, अपनी सर्विस बेचते हैं, वो प्रोफेशन कहलाएगा, पेशा कहलाएगा। और कन्वर्जन ऑफ गुड्स जो है वो उद्योग कहलाएगा। ये आपको ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद कह सकते हैं व्यवसायिक पर्यावरण क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करें, वो सारे घटकों को देखना, व्यवसायिक पर्यावरण के बारे में जानकारी रखना कहते हैं। उसके बाद विज्ञापन क्या है, विज्ञापन किसी परिचित प्रायोजक के द्वारा वस्तुओं सेवाओं की जानकारी प्रदान करना। आपने जगह जगह देखा होगा, सबके प्रचार आते हैं, कभी पेप्सोडेंट का प्रचार आता है, किसी कोचिंग का प्रचार आता है, सब लोग अपना प्रचार करते हैं। प्रेस फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना विज्ञापन। विज्ञापन वी प्लस ज्ञापन, विज्ञापन तो शब्दों से मिलकर बना, वी प्लस ज्ञापन, विशेष ज्ञापन, जानकारी प्रदान करना, वो विज्ञापन कहलाता है। विक्रय, वस्तुओं सेवाओं को बेचना, विक्रय कहलाता है। और उसके बाद हम बात करें व्यापार कितने प्रकार के हो सकते हैं। व्यापार एक देसी व्यापार हो सकता है, जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाए वो देसी व्यापार, और जो देश की सीमाओं के बाहर किया जाए वो विदेशी व्यापार। यहां से जो चीजें हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके व्यवसायिक पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यवसायिक प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करेंगे, सोसाइटी के रिसोर्स का यूज करते हैं, उससे और तमाम प्रदूषण भी होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट खतरे में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पढ़नी है। उसके बाद प्रबंध की बात करते हैं। प्रबंध क्या है, किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग, सबसे बेस्ट वे टू वर्क, वो प्रबंध कहलाता है। और इसके जो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं और आपको पढ़नी है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। देखिए डायरेक्शन में 3 चीज़ें होती है। एक तो आप मोटिवेशन करते हैं, दूसरा लीडरशिप होता है, कम्युनिकेशन होता है। आप अपना काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं लोगों को, लीडरशिप करके दिखाते हैं, भाई हम करके दिखाएंगे, और कम्युनिकेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अगला मेन टॉपिक आता है वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र पढ़ना है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। सबसे ज्यादा रोजगार हमारा प्राथमिक क्षेत्र प्रदान करता है, पर सबसे ज्यादा जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है। द्वितीय क्षेत्र जो इंडस्ट्री सेक्टर है हमारा, उद्योग क्षेत्र है, वो अप्रॉक्स रोजगार भी उतने ही लोगों को प्रदान करता है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उतना है 29% के आसपास। और तीसरा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, 31% लोगों को मात्र रोजगार देता है। ये आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है। उसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार की बात करेंगे। वहां पर एक होता है मांग विश्लेषण और दूसरा होता है उपयोगिता विश्लेषण। मांग विश्लेषण में
आपको जनरल मांग के नियम वगैरह क्या है, मांग के नियम, मांग के प्रकार क्या होते हैं। मांग जो है एक निश्चित समय पर एक निश्चित मूल्य पर किसी व्यक्ति के द्वारा मांगी जाने वाली वह मात्रा जिसके लिए उसके पास पैसा है और वो खर्च करना चाहता है, मांग कहलाती है। तो मांग का नियम आपको उसी में पढ़ना है, जो क्या कहता है, जैसे जैसे वस्तुओं सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं उसकी मांग घटती है, जैसे जैसे वस्तुओं सेवाओं के मूल्य कम होते हैं उसकी मांग बढ़ती है। मांग का नियम, मांग के प्रकार पढ़ने हैं, मांग के प्रकार, और साथ में आपको मांग की लोच और मांग पूर्वानुमान। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक से बनेंगे। 5-7 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। यूटिलिटी एनालिसिस में एक मार्शलियन अप्रोच जो मार्शल ने दिया था, जिसमें सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और दूसरा जो है कह सकते हैं हिक्सियन अप्रोच था। क्योंकि मार्शल के अप्रोच में थोड़े से ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूटिलिटी जो उपयोगिता है वो उसकी गणना की जा सकती है, संख्याओं में गणना की जा सकती है, पर वास्तव में यूटिलिटी जो उपयोगिता है उसकी संख्याओं में गणना नहीं की जा सकती। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर, इट कैन बी मेजर इन ऑर्डर। और इसी कमी को दूर करते हुए डिफरेंस कर्व एनालिसिस जो था हिक्स और एलन ने 1934 में दिया, वो ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं जिसको उदासीनता वक्र कहते हैं। तो वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको क्रिटिसाइज किया था सैमुअल्सन ने। 1948 में उन्होंने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी, उद्घाटित व्यक्ति उपयोगिता सिद्धांत कह सकते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे यूटिलिटी एनालिसिस से आपका जो क्वेश्चन का वेटेज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के उत्पादन के साधन क्या होते हैं। उत्पादन के साधन जो हैं उनकी थ्योरी कैसे कैसे उपयोग किया जाता है। देखिए उत्पादन के साधन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। भूमि को क्या दिया जाता है, लगान दिया जाता है। लैंड जो है पेमेंट किया जाएगा, रेंट। भूमि, श्रम जो है उसको मजदूरी दी जाती है। जो पूंजी लगाता है उसको ब्याज दिया जाता है। जो साहस करता है उसको लाभ। इनकी थ्योरी जो है डिफरेंट थ्योरीज, जिसमें जैसे कहते हैं लगान की थ्योरीज है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, आधुनिक लगान सिद्धांत, और श्रम की थ्योरी, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। और पूंजी की थ्योरी, कीन्स वगैरह की थ्योरी वो पढ़नी है। और साहस जो एंटरप्रेन्योर की थ्योरी है, प्रॉफिट की थ्योरी है, वो सारी थ्योरी आपको पढ़नी है। ये चीजें आपको देनी। उत्पत्ति के नियम की बात करें, अगला टॉपिक जो इसी में है आपका उत्पत्ति का नियम। इसमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको परिवर्तनशील पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, और दूसरे को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। देखिए शॉर्ट रन में केवल हम लेबर बदल सकते हैं और कुछ नहीं बदल सकते। हमें एक आपसे कोई कल कहे कि आप 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करके दे दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। आप 1000 के बदले 1500 कर सकते हैं लेबर डाल के, पर लेआउट चेंज करना पड़ेगा ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो शॉर्ट रन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। जो श्रम है, श्रम को आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं। कल आप लेबर बढ़ा सकते हैं पर आप अपनी बिल्डिंग नहीं चेंज कर सकते। लॉन्ग रन में आप सब प्रोपोर्शनेट चेंज कर सकते हैं। वो चीजें देखनी है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो वितरण के सिद्धांत, जो इसमें आपने देखा कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस के जो पेमेंट्स हैं, लगान है, मजदूरी है, और कह सकते हैं लाभ है और ब्याज है, इनकी जो थ्योरीज है उनको पढ़ना है। उसके बाद पूंजीवाद और समाजवाद, जहां पर कंट्रोल किसका हो, एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल हो, पूंजीपतियों का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट ना के बराबर हस्तक्षेप करे, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां के बिजनेस पे गवर्नमेंट बहुत कम हस्तक्षेप करती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जहां पर गवर्नमेंट ही बिजनेस को रन करती है उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वो इक्वलाइजेशन पे काम करती है। तो इसके बारे में जानकारी लेनी है, इसके बारे में पढ़ना है डीप में। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुद्रा क्या है, मुद्रा एक माध्यम है, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम है। पुराने समय में जो है चीजें, आपको कोई वस्तु चाहिए होती थी, जैसे आपके पास चावल है, आपको गेहूं चाहिए, तो आपको किसी बार्टर सिस्टम चलता था। आपको ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ता है जो आपसे चावल ले ले, आपको गेहूं दे दे।
पर आज के समय में नहीं ढूंढना पड़ता है। ये कह सकते हैं एक विकास था, एक नए आरंभ था, एक शुभारंभ था जो मुद्रा को लेके आया। मुद्रा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मुद्रा से जुड़ा हुआ एक नियम, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम जो थे सर टॉमस ग्रेशम, वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल में उनके वित्तीय सलाहकार थे। भाई महारानी थी, एक दिन बाहर टहलने गई, वो बाहर जा रही थी तो उन्होंने देखा जो सिक्के चल रहे थे वो बहुत ही पुराने थे, जो मुद्राएं चल रही थी वो बहुत पुरानी थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि भाई नए सिक्के डलवाइए, नई मुद्रा लाइए। तो अधिकारियों ने नई मुद्रा मार्केट में डाल दी। फिर कुछ दिनों के बाद वो टहलने बाहर निकली तो देखा कि पुरानी मुद्राएं फिर चल रही। तो उन्होंने अपने वित्तीय सलाहकार सर टॉमस ग्रेशम से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि भाई हमने नई मुद्राएं जो है डाल दी थी फिर भी नहीं दिखाई पड़ रही। तो मानवीय प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए सर टॉमस ग्रेशम ने कहा अच्छी मुद्रा जो है, बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आप भी देखते होंगे, आप सबसे पहले अपने पर्स से क्या करते हैं, पुराना नोट निकाल के खर्च करते हैं, नया बाद में खर्च करते हैं। उसी तरीके लोग क्या कर रहे थे, पुरानी मुद्रा जो थी पहले खर्चा कर रहे थे और नई मुद्रा संग्रहित करके रख रहे थे। तो वो ग्रेशम का नियम कहा जाता है। उसके बाद मुद्रा परिमाण सिद्धांत वगैरह जो कैम्ब्रिज अप्रोच थे, फीसर अप्रोच थे, कैसे इशू ऑफ करेंसी की बात की थी, कितनी किस किस प्रिकॉशन किस किस पर्पस से रखा जाएगा। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सर जो थे ग्रेशम ने क्या कहा था, ग्रेशम ने कहा था, फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में फिशर ने कहा कि लोग केवल मुद्राएं किस लिए रखते हैं, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। और उसके बाद कैम्ब्रिज अप्रोच आया, फिर मॉडर्न अप्रोच आया, वो सारी चीजें आपको पढ़नी। यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछते हैं। बैंकिंग के कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार की बैंकिंग होती है, कॉमर्शियल बैंकिंग होती है, बहुत सारी तरीके की बैंकिंग होती है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग हो गया जिसमें कह सकते हैं ग्रीन चैनल बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग और ऑफशोर बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग और कह सकते हैं तमाम प्रकार की बैंकिंग है, और ऑफशोर बैंकिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। उसके बाद वाणिज्यिक बैंक के सिद्धांत क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की केंद्रीय बैंक है और वो क्या करती है, बेसिक कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, इशुएंस ऑफ करेंसी, नई करेंसी को इशू करती है, नोट निर्गमन का कार्य करती है। इसके लिए उसे 4 प्रेस जहां नोटें छापी जाती है, जो नासिक, देवास, साल्बोनी, मैसूर में है, 4 मिंट है, टकसाल है, एक पेपर नोट करेंसी है होशंगाबाद में, जहां पर से क्या किया जाता है, स्टाम्प पेपर वगैरह निकाले जाते हैं। तो 9 यूनिट वो चलाती है। इसके बाद अलावा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, सारे काम करती है। यहाँ से भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, हर छोटे बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जहां पे इंडियन इकोनॉमी होती है वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं वगैरह, एक विकासशील देश है भारत, और ये इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विकसित देशों के रूप में कौन सी विशेषताएं, अल्प विकसित देश के रूप में कौन सी विशेषताएं, ये सारी चीजें। भारत में जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, भारत में विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। क्यों जनसंख्या, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कृषि समस्या भी अभी आपसे हमने बताया था, कृषि जो है हमारी जीडीपी में उसका जो कंट्रीब्यूशन है 16% मात्र है, और कह सकते 16% है, और रोजगार अप्रॉक्स 50% लोगों को देती है। तो इससे कैसे दूर किया जा सकता है। और विदेशी व्यापार जो है हमारा तमाम देशों से विपक्ष में चलता है, और जो हमारा एक्सचेंज जो है फॉरेन एक्सचेंज वो कम पड़ता जाता है, कैसे हम उसको कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। देखिए सिलेबस तो बहुत छोटा है पर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा गहराई में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछे भले गहराई में नहीं जाते पर टॉपिक के अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि चीज़ें जो हैं लिखा कम शब्दों में है पर है वो बहुत। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक से, तब हम लोग अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे जो बुक कीपिंग है। ठीक है, थैंक यू।